गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है लिमिटिंग रीएजेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मीन मोलर मास, सब छोटे छोटे टर्म्स हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो मेजर पार्ट किया वो हमने किया कंसंट्रेशन टर्म्स का, राइट। अब हमारा एक दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, ये पहला पड़ाव था। अब हमारा इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव है जो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्री और कुछ छोटे मोटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह आएगा। तो आज इस पड़ाव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री। इस दोनों चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए इन दोनों चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। तो इस बात को याद रखना कि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री अगर छूटा तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मोल कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ और इसके आगे वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे जहां मोल्स का थोड़ा भी यूज होगा वो चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो गया, ये मान के चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं। द रिएक्टेंट और रिएजेंट which get consumed first in a chemical reaction is LR, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझ में नहीं आया होगा। तो मतलब कि वो वाला रिएक्टेंट या रिएजेंट, वो वाला रिएक्टेंट या रिएजेंट जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर दे। स्टॉप कर दे का कैसे स्टॉप करेगा? स्टॉप ऐसे करे खुद कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि जो अमाउंट में कम होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को समझो क्या होता है, कि वो वाला रिएक्टेंट या रिएजेंट जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ने से स्टॉप कर दे उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और जब वहाँ गोलगप्पा खा रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कभी कभी उसका आलू खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब उसका आलू खत्म हो गया, पानी है उसके पास और वो भी है, पूड़ी भी है, पर वो हमें गोलगप्पा नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास आलू नहीं है। तो वहां पे जो वो आलू है ना, वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट काम किया कि गोलगप्पा जो हमें नहीं मिल पा रहा है वो हमें आलू की वजह से नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका होता है, वो ये होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। ये हो गया लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, तभी उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए होता है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है कि वो वाला रिएक्टेंट या रिएजेंट जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि एलआर। और एलआर निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जैसे फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 3 moles of A are reacted with 9 moles of B according to the reaction। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है, पहले मैं देखूंगा कि रिएक्शन, अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, पहले हमें चेक करना होगा हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, तो ही हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कैसे, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। तो ए को पहले मैं चेक करता हूँ, फॉर ए, पहले मैं ए के बारे में चेक करूंगा। ए का नंबर ऑफ, ए का मोल्स कितना है 3 और स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1, तो 3 आ गया। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूं, फॉर बी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बी के 9 और स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, यानी कि 4.5। तो यहाँ पे तुम्हें दिखा कि यहाँ पे तुम्हारा लिमिटिंग रीजन की तरह कौन काम करेगा, ए। सो यहाँ पे लिखो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री ए का कम आ रहा है, बी का ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे ए हमारा एज एन एल आर यहाँ पे काम कर रहा होगा, राइट। सो ए इज एल आर, मतलब कि लिमिटिंग रीएजेंट। हमारा यहाँ पे ए क्या होगा, लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू बी। यहाँ पे लिख लो कि एल आर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, जो कम होगा वो एल आर होगा, जो कम होगा वो एल आर होगा। ठीक है,
बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 moles of N2 is reacted with 9 moles of H2 to form NH3। ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज कि N2 बैलेंस है या नहीं, ये चेक करो पहले। N2 यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी 6, यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बढ़िया बात। ठीक है, अच्छी बात। तो 4 मोल्स ऑफ N2, तो LR हमें कैसे निकालेंगे? फॉर N2 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री क्या आ गया? 4/1 यानी कि 4, एंड फॉर H2 नंबर ऑफ मोल्स 9 अपॉन स्टोइचियोमेट्री 3 यानी कि 3। तो यहाँ पे LR कौन हुआ? हियर H2 इज LR। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री किया। अब जो छोटा होगा वो हमारा LR होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग डबल क्वेश्चन बनता है, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। ठीक है, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। अब जो हमारा LR है ना, उस पर डिपेंड करेगा कितना मोल्स NH3 का बनेगा। ठीक है, हमारा LR कौन है? H2 है। ठीक, H2 हमारा LR है। तो LR H2 पे डिपेंड करेगा कि हमारा कितना मोल्स NH3 का बन रहा होगा। राइट, हमारा NH3 का कितना मोल्स बनेगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? H2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 मोल्स से 2 मोल्स NH3 के बन रहे थे। 3 मोल्स से 2 मोल्स NH3 के बन रहे थे। ठीक है, 3 मोल्स से जब हमारे 2 मोल्स बन रहे थे, ये नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री है, कुछ नहीं है, इसके बारे में मैं पढ़ा ही दूंगा, पर फिर भी इतना तो पता होना चाहिए कि 3 मोल्स से हमारे 2 मोल्स बन रहे थे। तो तो यहाँ पे देखना, मैं लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 फॉर्म्स 2NH3। यहाँ रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 फॉर्म्स 2NH3। 3 मोल से जब 2 मोल बने तो इसके 1 मोल से 2/3 मोल्स बनेंगे। मैंने 3 को इधर भेज दिया। क्लियर है? क्या किया मैंने? मैंने किया कि तीन H2 के मोल्स से 2 NH3 के मोल्स बन रहे थे, तो एक H2 के मोल से 2/3 NH3 के मोल्स बनेंगे। अब हमारे पास H2 के कितने मोल्स दिए हुए क्वेश्चन में? हम, क्योंकि H2 तो पूरा रिएक्ट हो जा रहा है ना, H2 तो हमारा पूरा रिएक्ट हो रहा है। ये मैंने पता किया कि ये यहाँ पे LR कौन है, ये LR निकालने का तरीका हुआ। तो ये 3 मोल्स नहीं है H2 के, ये LR निकालने का तरीका था। H2 के तो यहाँ 9 मोल्स है ना, तो बस, तो अगर 1 मोल से 2/3 मोल्स बना, तो यूनिटरी मेथड लगाओ तो 9 मोल से 2/3 इंटू 9 यानी कि 6 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। 6 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है? मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। ठीक है, तो देखो ना, 4 है इधर 3 है, तो एक एक मोल होगा, है ना, 1 मोल। इसको खुद से ट्राई करना, आंसर बता ही दिया। खुद से ट्राई करना, फिर लास्ट चैप्टर के लास्ट में मैं क्वेश्चन का सीरीज लोगों से मैं मतलब लगभग 50 क्वेश्चन करवाया करूंगा। उसमें सारे सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है। 4 moles of SO2, 4 moles of SO2 reacted with 5 moles of oxygen according to the reaction। 4 moles of SO2, 4 moles of SO2 बोला गया है reacted with, तो LR निकालेंगे। फॉर SO2 चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4, स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 2, तो 2 आ गया। और फॉर O2 5/1 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? यहाँ पे हियर SO2 इज LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसी तरीके सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ डिफरेंस या फिर कुछ बहुत टफ चीज नहीं है, इसी तरीके सारे क्वेश्चंस हैं। लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका बस पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रीजन निकालते कैसे हैं, और जो छोटा होगा वो हमारा LR होगा यानी कि लिमिटिंग रीजेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O। इफ 4 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 आइडेंटिफाई LR। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स, लिमिटिंग रीजन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स LR इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री से हमारा LR आ जाएगा। ठीक है, जब इससे LR आएगा तो फॉर H2 के लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 4, स्टोइशियोमेट्री 2, तो 2 हो गया। और फॉर O2 नंबर ऑफ मोल्स 1, स्टोइशियोमेट्री 1, तो 1 हो गया। तो LR कौन हुआ? हियर O2 इज LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा O2 है। ठीक है, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, शायद ये इसका लास्ट ही क्वेश्चन होगा आई थिंक, इसका स्टोइशियोमेट्री है। ठीक है,
N2 plus 3H2 forms 2NH3 if 2 moles of N2 and 5 moles of H2 are taken. If 2 moles of H2 and 5 moles of if 2 moles of N2 and 5 moles of H2 are taken, which is limiting region? Limiting region निकालने का तरीका सेम बिल्कुल इसी तरह. For N2 number of moles upon stoichiometry 1 यानी कि 2, and for H2 number of moles 5 upon stoichiometry 3. तो ये तो 2 से छोटा ही आएगा, तो हमारा H2 इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट. बस इसी तरीके से बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, तो मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा लिमिटिंग रीजेंट क्या है. लिमिटिंग रीजेंट वो वाला रिएक्टेंट या रिएजेंट है जो कि पहले कंज्यूम होके रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट. और लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, उससे निकालते हैं लिमिटिंग रीजेंट. जो छोटा होगा वो हमारा एलआर होगा. ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टोइचियोमेट्री का. अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टोइचियोमेट्री का. स्टोइचियोमेट्री कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में कुछ नहीं है तो वन है, इसके बाजू में कुछ नहीं है तो वन है. ठीक है, इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में कुछ नहीं है तो वन है, इसके बाजू में क्या है, इसे ही हम बस हमें बस वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है. अब मैं लिख के स्टोइचियोमेट्री नाम, मतलब स्टोइचियोमेट्री एक एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि कोई कंसंट्रेशन टर्म्स की तरह की ये हम बस अपना एक कंसंट्रेशन टर्म एक अलग ही टॉपिक है, चाहो तो तुम एक अलग चैप्टर बना सकते हो. स्टोइचियोमेट्री एक समझ है, तुमको कोई भी चीज को समझाने का एक तरीका है कि स्टोइचियोमेट्री में मतलब मैं कैसे किसी भी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री में एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, नहीं है, कैसे क्या काम आता है नहीं आता, वो मैं अभी बताता हूँ. ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्री में तुमको लिखने बोला जाए कि चलो इस रिएक्शन को पूरे ढंग से लिख दो, तो तुम क्या लिखोगे. इस रिएक्शन को बोला गया है कि तुम इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to form 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O. एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो CO2 कितने मोल्स बनेंगे. इसीलिए स्टोइचियोमेट्री हमारा काम आता है, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है दुनिया में. ठीक है, इसीलिए हमारा स्टोइचियोमेट्री काम आता है कि अगर इसके इतने मोल्स है, उसके इतने मोल्स है, तो उसके कितने मोल्स बनेंगे, कोई थर्ड कंपोनेंट दे देगा उसे कितने मोल्स बनेंगे, इसीलिए हमारा स्टोइचियोमेट्री काम आता है. ठीक है, इसको मैं क्या दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ. अगर मैं बोलूं कि चलो एसटीपी की बात करते हैं, अगर एसटीपी मेरा वॉल्यूम का बात आए तो क्या लिख सकता हूँ, 22.4 liters of CH4 reacts with 2 into 22.4 liter of O2 to form 22.4 liter of CO2 and 2 into 22.4 liter of H2O. हो गया, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. अब हमें कोई बोले कि नहीं नहीं भाई, आप हमें मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिख के दिखाओ, आप हमें क्या दिखाओ, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिख के दिखाओ. तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या लिखोगे तुम, रिएक्शन क्या था, CH4 प्लस 2O2 टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O. अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे तुम, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, Na molecules of CH4 reacts with 2Na molecules of O2 to form 1 molecule, sorry, Na molecule of CO2 and 2Na molecule of H2O. मतलब इस रिएक्शन को पढ़ने का बेसिकली तरीका है स्टोइचियोमेट्री की. रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, बस वो पढ़ने का एक तरीका है स्टोइचियोमेट्री. ठीक है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर ये, हाँ, स्टोइचियोमेट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रखता है, फॉर ओनली फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन. बस ठीक है. अब हमसे बोला गया कि भाई साहब बैलेंस केमिकल, अब हाइड्रोकार्बन ही होते ज्यादातर, तो हाइड्रोकार्बन का बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम याद ही कर लेते हैं. CXHY प्लस X प्लस Y अपॉन 4 O2 से बन रहा है
एक्स CO2 प्लस Y/2 H2O। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस है, करो अब कुछ क्वेश्चंस को। स्टोइकोमेट्री में क्या होगा ना कि तुम्हें दे दिया जाएगा इतने मोल्स इसके बन रहे हैं, तो तुम्हें कितने, तो तुम्हें क्वेश्चन देख लो, फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ C3H8। ठीक है, अब बात तुम चेक करो, C3H8 क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? तो CxHy यानी कि C3H8 प्लस x प्लस 3 प्लस y/4 O2 यानी कि y/4 यानी कि 8/4 यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 5O2 टू फॉर्म XCO2 3CO2 प्लस y/2 8/2 यानी कि 4H2। ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहले से ही दिया हुआ है एक बार, लेकिन हम फिर भी क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ C3H8। तो 1 मोल ऑफ C3H8 से कितने मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? 3 मोल्स। क्या समझ में आया? एक मोल से अगर 3 मोल्स बने तो यूनिटी मेथड लगाओ ना, 2.5 मोल से 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5 मोल्स ऑफ, फाइंड द मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना? हाँ, CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आया? बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार स्टोइकोमेट्रिक सारे सवाल होंगे, मतलब इतना बेसिक है, बिल्कुल आसान। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3? बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2? तो 3 मोल्स से हमारा 2 मोल्स बन रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3? तो इसके एक यहाँ पे उल्टा चलेंगे, 3/2 बनेगा। देखो, ध्यान से देखना, इसके 3 मोल O2 से 2 मोल Fe2O3 बन रहा है। ठीक है, हमें बनाने कितने मोल्स Fe2O3 के? 5 मोल्स, तो इसको पहले 1 कर दिया, Fe2O3 के 1 मोल को कर दिया, तो इधर कितने मोल हो गए? 3/5। तो अब मैं यूनिटी मेथड से दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 5 हो गया, तो 15/2 मोल्स ऑफ Fe2O3, सॉरी 15/2 मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ O2 इज नीडेड। बस इतना सिंपल। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप समझ में आया होगा कि स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रीजन का क्या यूज है, कैसे है, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे मैं मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मूल कॉन्सेप्ट में जानबूझ के पहले पढ़ाया, ताकि क्योंकि मेरा बेसिक अभी है कि मैं 12th का पार्ट ज्यादा कवर करूंगा, है ना, क्योंकि 12th का पार्ट बोर्ड्स के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं 12th का पार्ट जल्दी कवर करूंगा। मैंने मूल कॉन्सेप्ट बस इसलिए पढ़ाया ताकि सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स या फिर जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह है, ये समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं जब इनऑर्गेनिक करूंगा तो मैं इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर दूंगा, ताकि तुम्हें कोऑर्डिनेशन और डीएफ समझने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सिर्फ वही चैप्टर्स करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अगर तुम मैं अभी अगर कहा जाए कि मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम कर दो, तो मैं नहीं करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई मतलब नहीं बनता केमिकल इक्विलिब्रियम करने का, क्योंकि उसका कहीं यूज नहीं है 12th में। आयनिक इक्विलिब्रियम कोई मतलब नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन कोई मतलब नहीं है करने का। हाँ, लेकिन जहां जहां नीडेड होगा वो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में बताते चलूंगा। लेकिन जो एकदम बिल्कुल बेसिक ही है कि हाँ इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, तो वो मैं इसलिए कवर करता हुआ चल रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, अब मैक्स टू मैक्स मोल कॉन्सेप्ट में एक लेक्चर और लगेगा, मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और लगेगा, उसमें उसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ वो भी थे, डाल्टन्स लॉ वगैरह भी था, आपने वो नहीं कहा। नहीं, अभी मैं वो नहीं कराऊंगा, वो मैं जब 11th का प्रॉपर करवा रहा हूँ तब मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है कि क्लास 12th का पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है हमें। जून तक, मैक्स टू मैक्स जून जुलाई तक में क्लास 12 पूरे ढंग से खत्म कर देना है, पूरा क्वेश्चंस वगैरह के साथ। तो इसलिए मैं मूल कॉन्सेप्ट करवाया अभी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर में तुम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे सारा प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ना।